साथ निभाना है दिल एनएस राइट्स पार्ट 2। उनका वेलकम बहुत अच्छे से हुआ। मुझे सबका सामना करने से डर रही थी। अब रिलैक्स ही बैठी थी क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं कह रहा था। और तुमने अभी तक गिफ्ट क्यों नहीं दिए, मुझे जैसे एकदम पूछने पर वो बौखला गई। मैं देती हूँ। वो अपनी जगह से उठी और कमरे की तरफ बढ़ गई और सारे गिफ्ट लेकर बाहर आई। सबसे पहले रुबीना बेगम और रफ़ीक साहब को दिया, फिर अकील और आयशा बेगम को दिया। उन्होंने बिना कोई रिएक्शन दिए ले लिया। फिर फरवा बेगम को दिया और फिर इकरा को। हैरत के तौर पर इकरा ने मुस्कुरा के लिया और फिर बच्चों को, जो मनपसंद चीज़ें देखकर एक्साइटेड हो गए। और फिर वो मुझे जिसके साथ आ बैठी और ये सब आप लोगों के लिए ख़रीदा था, उम्मीद है सबको पसंद आएगा। वो मुस्कुरा के बोला, ज़रूर बेटा, तुम दोनों थक चुके होंगे, आराम कर लो। रुबीना बेगम के कहने पर वह दोनों कमरे की तरफ बढ़े। फ्रेश होकर कमरे में आई तो मुझे जिस बेड पर लेटा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अबरूज खाकर पूछा। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा क्या? मैं यहाँ सो रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? जाकर स्टडी में सो। बेगम को जाकर स्टडी में सो जाओ, वहाँ कमर पे सो सो कर मेरी कमर दुखती है। ये कहते ही मुझे चीज़ ने खुद पर कंबल ओढ़ लिया। अरे लेकिन कुछ नहीं, तो चुप करके सो जाओ। तो आज मुंह बनाकर दूसरी साइड पर लेट गई। वो एहतियात के तौर पे बिल्कुल कोने में सोई थी, लेकिन नींद आने के 5 मिनट बाद वो मोती जिसकी बाहों में आ गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसे गले लगाकर सो गया। सुबह आज की आँख जल्दी खुली, इसे लगा कोई भारी चीज़ ऊपर मौजूद है, तो देखा मोतेजिस ने उसे जो बचा हुआ था। इधर उधर देखे बिना उसने मोतेजिस को झंझोड़ डाला। मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं सोती, मैं जानती हूँ मैं जैसे जो सोती हूँ तुम मेरे साथ चुप कर सो जाते हो। मैं चुप कर सोता हूँ, मोतेजिस ने तसल्ली चाही। इससे इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, तुम मेरे सोने के फ़ौरन बाद मेरे साथ चिपक कर सो जाते हो। नहीं जाना कि तुम्हें पता चल जाता है, मैं फ़ौरन तुम्हें चिपक जाता हूँ तो तुम अलग होकर सो जाया करो। बल्कि तुम चाहती नहीं कि मैं अलग सोऊं, इसलिए तुम कुछ नहीं कहती। मोतेजिस ने आँख मारी। एक तो कम वक्त उठ के बिखरे बालों में बहुत हसीन लग रहा था, दूसरा ऐसा जानलेवा अंदाज था कोई काफिर न पिघलता। तुम, और ने दांत खिचखिचाए। क्या मैं? मुस्कुराहट होठों से जुदा नहीं हो रही थी। तुमसे बहस करना फजूल है। उठ के जाने लगी तो मोतेजिस ने से बाजू से पकड़ा अपनी तरफ खींचा, उसके सीने से आ लगी। वैसे तुमसे ज़्यादा मुझे मोहतात रहना चाहिए। क्यों? और ने मोतेजिस के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। पूरे दिन मुझसे लड़ती रहती हो, लेकिन रात को मुझसे चुप कर सो जाती हो। मुझे मेरी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, कि मेरी नींद का तुम फ़ायदा ना उठा लो और आज का दिल ज़्यादा सर दीवार में दे मारे। तुम निकलो यहाँ से, मैं उसे हाँफते हुए बोली तो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आज पूरे महीने बाद वो कॉलेज जा रही थी, लेकिन उसका मूड ना था। वो मुंह बना बना कर तैयार हो रही थी। उसका जाने का बिल्कुल मूड ना था। मुझे जिस बस खामोशी से बैठा उसे देख रहा था। मुझे इसे पटक पटक के रख रही थी। हनी, जी डार्लिंग, और ने एकदम पैंतरा बदला तो मोतेजिस 1 मिनट के लिए खामोश हो गया। वो हैरान था। उसे उम्मीद न थी कि आज उसे इस तरह के नामों से बुला सकती है। वो भी उसे तंग करने के लिए ऐसे नाम पुकारता था। क्या बात है? मोतेजिस को खामोश देख के और ने पूछा। तुमने मुझे इतने प्यार से जवाब दिया, मैं बात ही भूल गया। तुम मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है? वो गड़बड़ाई। क्या मैं तुम्हें इस तरह नहीं बुला सकती? और ने मासूमियत की इंतहा करते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं बुला सकती, सिर्फ मतलब के लिए बुलाती हूँ। मोतेजिस साहब को इसे बोला। बाढ़ में जाओ, तुम मोहब्बत के काबिल नहीं हो। और आज पैर पटकते नाश्ते के टेबल पे पहुंची। जल्दी करो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। सारे घर वालों ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन वो स्लो स्लो खा रही थी। इसकी स्लो रफ्तार देख के मोतेजिस बोला।
तुम ऑफिस चले जाओ, मैं ड्राइवर साथ चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन तुम्हें लेट पहुँचने पे प्रिंसिपल क्लास से निकाल देगी। मुझे जिसके कहने पे वो जल्दी से उठी। जो थोड़ी सी मीठी छुट्टी की वो भी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो बैग लेके पार्किंग में पहुंची। मुझे दिल से देख के दरवाज़ा खोला तो वो अंदर बैठी। देखो, सुबह तुमने बोल बोल के मेरे सिर में दर्द कर दिया, प्लीज़ खामोश रहना। मुझे जिसके बढ़ते ही वो जल्दी से बोली, ओके सरकार। पूरा रास्ता खामोशी में कटा। कॉलेज के सामने मोर्टेजेस ने कार रोकी और रोज के लिए दरवाज़ा खोला। लड़कियां मुड़ मुड़ के उसे देख रही थी और रोज का दिल चाह रहा था उनकी आंखें नोच ले, लेकिन सामने वाला बेनियाज बना हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मैं खुद दरवाज़ा खोल सकती थी, तुम्हें शोखा बनने की ज़रूरत नहीं थी। शोखा? व्हाट? वो हैरान हुआ। अब जाओ, अपनी नौटंकी मुझे घर दिखा देना, शाम को मिलते हैं। कहते ही आज कॉलेज की तरफ बढ़ गई और मुर्तज़ा ऑफिस। आज की कमी क्लास में किसी को महसूस नहीं होती, क्योंकि वो किसी में घुलती मिलती ना थी। लेक्चर के दौरान मैम की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने उसे खड़ा होने को कहा। बेटा, तुम्हारा हनीमून कैसा गुजरा? मैम के कहने पर लड़कियों ने पीछे मुड़ के देखा। इसकी शादी कब हुई? वाह भाई, इसके तो मज़े हैं। तरह तरह की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। हनीमून पे कहाँ गई थी? मैम के पूछने पे वो मैम की तरफ मुतवज्जो हुई। थाईलैंड। ओके, बैठ जाए, अब पढ़ाई पे तवज्जो दे, 2 महीनों बाद पेपर है। जी मैम। छुट्टी के वक्त रिदा इसके पास आई। तुम्हारी शादी किससे हुई है? रिदा के पूछने पे उसे उलझन हुई। अगर मुझे मेरा शॉल लेने आया तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखा दूँगी। और कॉलेज के पार्किंग में देखने लगी, जहाँ सामने मोटे जिस कार से टेक लगा के खड़ा था। जो सामने खड़ा है ना, वो मेरा शौहर है। और जो रिदा को बोल के मोटे जिस की तरफ बढ़ गई और रिदा खामोशी से उन्हें जाते हुए देखती रह गई। सुहा बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सुहा को रोता देख के अलमीशा परेशान हो गया। भाई, आपको पता है हमारी यूनियन में इस दफ़ा आर्ट कंपटीशन में मैं सेकंड आई हूँ, फर्स्ट कोई और आया है। कोई मुझसे कैसे बेहतर हो सकता है? वो कैसे अव्वल आ सकती है? यूनियन मेरे अंकल की है, लेकिन मैं सेकंड आई हूँ, मुझसे सकते हुए बोली। मेरी जान, क्या पता वो ज़्यादा टैलेंटेड हो। अलमीर के कहने पर सुहा ने अपनी पलकें उठाई, जो हल्की हल्की नम थी। मुझे हार मंजूर नहीं, मैं हमेशा जीतने के लिए बनी हूँ। अगर कोई मुझसे आगे जाएगा तो वो जान से जाएगा। अलमीर उसकी जुनून देख के परेशान हुआ। सो मेरी जान, तुम रिलैक्स रहो, अभी तो सिर्फ मिड्स हुए हैं, हम दोनों मिलके कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। अलमीर की बात सुहा को ठीक लगी और कुछ सोच के बोली, भाई क्या ऐसा नहीं सकता कि आप उससे मोहब्बत का नाटक करो, फिर उसे छोड़ दो, ताकि वो मेंटली तौर पर स्टेबल ना रहे और फाइनल में मैं जीत जाऊँ। सुहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये ठीक है, तो फिर कल से मैं भी यूँ नहीं आऊँगा। अलमीर में सुहा की जान बसी थी। वो दोनों कहने को तो कज़न थे, लेकिन वो बहन भाइयों की तरह रहते थे। अलमीर सुहा से 3 साल बड़ा था। वो आर्ट के फाइनल सेमेस्टर में था और सुहा भी फर्स्ट सेमेस्टर में। चलो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम रेस्ट करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और सुहा को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। ओज कॉलेज से वापसी पे बहुत बोर हो रही थी। घर नहीं थी, बच्चे मदरसे गए हुए थे, माँ जज रात ऑफिस में मौजूद थी और घर में सिर्फ ख़वातीन थी। वो थक कर उनके साथ आ बैठी। तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? आयशा बेगम के पूछने पे वो हैरान हुई। वो पहली दफ़ा उससे कुछ पूछ रही थी। बहुत अच्छा, वो आहिस्ता से बोली। अच्छा तो होगा ही, क्योंकि घर के काम वहाँ नहीं करने थे। फरवा बेगम के कहने पे वो खामोश हुई। पप्पू, मुझे घर का काम करना पसंद है, मुझे अपने हाथों से खाना बनाना पसंद है, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं बना सकती, लेकिन पढ़ाई के बाद से किचन में खुद संभालूंगी। पुरजोशी से बोली, अच्छी बात है, मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए थी। रुबीना बेगम के कहने पे वो शर्माई। बात सुनो। अगर अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी कि किसी के रोकने पे रुकी और पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत खूबसूरत सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों का कलर ब्लैक था। जी बोलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप 5 मिनट मेरी बात सुन सकती हैं? ओके। मैंने तुम्हें आर्ट कंपटीशन में देखा था, तो मुझे उसी दिन बहुत अच्छी लगी थी।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मुचौकी। मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, रिश्ता तय करने नहीं। अगर इतना ही पसंद हो तो मेरे माँ बाप के पास जाओ। यहाँ हम टाइम ज़ाया कर रहे हो। उसकी आवाज़ तेज़ हो गई थी। मैं उनके पास भी जाऊँगा, लेकिन पहले आपसे पूछना चाहता था। मेरी माँ को जो पसंद होगा वो मुझे भी पसंद होगा। नेक्स्ट मुझे यूनी में मत रुकना। मुझे मेरी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। ये कहती वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। इंटरेस्टिंग, ये कहते हुए वो मुस्कुराता अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। रात के खाने के बाद वो कमरे में आई तो देखा मुर्तज़ा ऑफिस का काम करने में बिजी था। सामने लैपटॉप खुला हुआ था और उसकी मखरूती उंगलियों बहुत तेज़ी से लैपटॉप पे काम कर रही थी। और अकेली बैठी बोर हो रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। आखिरकार थक के वो बोली, बेगम अब मैं सारा दिन घर तो नहीं बैठ सकता था। मुर्तज़ा इस मसरूफ़ लहजे में बोला, मैंने आपको घर बैठने का कहा भी नहीं है। मुझे वो मन नहीं पसंद जो घर में औरतों की तरह बैठते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ ऑफिस के बाद आप मुझे टाइम दें, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 घंटे मुझसे बात कर लिया करें। वो बेचारगी से बोली, हैं क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या आज मुर्तज़ा इसको टाइम चाहिए? मैं जान तुम हुक्म करो, मैं तो सारा वक्त तुम्हें ही देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मानती नहीं। वो मानी खेजी से बोला तो आज ने खुद पर लानत भेजी कि उसने उससे वक्त मांगा ही क्यों, और खामोशी से अपनी जगह पर सो गई। तो मुर्तज़ा ने लैपटॉप बंद किया और औज के साथ आकर सो गया। उसे अपने बाजुओं के हल्के में लिया। क्या तुम बहुत बोर होती हो? औज के चेहरे की तरफ देखती मुर्तज़ा ने पूछा। बहुत ज़्यादा, वो प्यारे प्यारे मुंह बनाते हुए बोली। एक हल है मेरे पास, क्यों ना हम एक छोटा मुर्तज़ा लें ताकि तुम पूरा दिन उसी के साथ बिजी रहो और रात को मेरे साथ। मुर्तज़ा की बात 5 मिनट बाद उसे समझ आई। उसे लगा वो आग में आ गई है। उसके चेहरे का रंग गुलाबी हो गया तो मुर्तज़ा ने मुस्कुराते उसके गाल चूमे। अगर ऐसी ब्लशिंग करती रही तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकूँगा, तुम्हें अपने प्यार की बारिश में भगो दूँगा। और ने नज़रें झुका दी और कोई जवाब ना दिया। तो मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पे अपने होठ रखे। आसमान पे चांद भी इन दोनों के मिलन पर मुस्कुरा रहा था। यूनियन में स्पोर्ट्स वीक चल रहा था। वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन डिपार्टमेंट के हेड ने सख्ती से कह दिया था कि जो बच्चे नहीं आएंगे उन्हें सेक्शनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो वो मूड ख़राब के साथ यूनी आ गई। आर्ट्स डिपार्टमेंट का कंप्यूटर साइंस के बच्चों के साथ मैच था। वो बेजारी से अपनी क्लास के साथ जाकर बैठ गई। उसकी क्लास में एक ही लड़की अर्शी से थोड़ी सलामदुआ थी। वो दोनों साथ बैठ गईं। सोचो कि क्लास प्रेसिडेंट थी, उनसे आगे एक चेयर पे बैठी थी और साथ ही इसकी चिपकू अन्नम भी मौजूद थी। वैसलवीर की वजह से स्टेडियम भरा हुआ था। वहाँ लड़कों से ज़्यादा तादाद लड़कियों की थी जो कि अलमीशा की दीवानी थी। इकरा, क्या तुमने अलमीशा को देखा? नहीं। इकरा के जवाब पे अर्शी का मुंह खुल गया और सुहा ने भी चौंकर पीछे देखा। सब लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जो देख के उसे लगा शायद उससे कोई गलती हो गई। क्या वाकई तुमने यूनी के सबसे खूबसूरत लड़के को नहीं देखा है? अर्शी ने दिल पे हाथ रखते हुए पूछा। नहीं। फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ तो सब अलमीर के मैच देखने आए हैं, सब मेरे शाह के फ़ैन हैं। मैं तो अपने मार्क्स के लिए आई हूँ। इकरा के जवाब पे अर्शी का दिल जा उसका सर फाड़ दे, लेकिन बर्दाश्त का काम लिया और ख़ुद को रिलैक्स किया। दोनों टीमें मैदान में आ गई। आर्ट डिपार्टमेंट का कलर रेड था और CS का वाइट था। वो देखो अलमीशा। अर्शी के कहने पे इकरा ने देखा तो वो लड़का पहले से इसे देख रहा था। वो वही था जिसने कल उसे प्रपोज किया था। वो हैरान रह गई। वो मेरी तरफ आ रहा है, सुहा ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। इकरा ने खामोशी से नजरें फेरी। पूरा मैच बहुत शानदार था। सिर्फ 2 रन से आर्ट डिपार्टमेंट जीत गया था। हर तरफ से शोर था। अर्शी, मैं घर जा रही हूँ, कल यूनी में मिलेंगे, ये कहते इकरा बाहर निकली। सुबह की आँख खुली तो वो बेड पे गिरी थी। उसने शुक्र मनाया और जल्दी से फ्रेश होने चली गई।
वो चाहती थी कि उसका सामना मुर्तज़ा से ना हो, लेकिन जब तक छुप सकती थी। नाश्ते के टेबल पर वो सामने मौजूद था। वो खामोशी से जाकर उसके बगल में बैठ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? फरवा बेगम के पूछने पर और बढ़ाई। सब घर वाले इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जी पप्पू, और ने ताबेदारी से जवाब दिया। मुझे ठीक नहीं लग रही। फरवा पप्पू फिर भी मुतमिन ना हुई। पप्पू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमेशा से यही प्यार चाहती थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता मुर्तज़ा की वजह से उसे मिल रहा था। अगर बेटा ठीक नहीं हो तो आज कॉलेज ना जाओ। मुर्तज़ा बस खामोशी से देख रहा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। ओके, वो रिलैक्स हुई, आराम से खाने लगी। उसने कॉलेज की तैयारी नहीं करी थी, इसलिए रिलैक्स होकर वहीं बैठ गई।